इस ई लेक्चर को देखने वाले और सुनने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इस ई व्याख्यान में हम मांग की लोच मापने की विधियों के अंतर्गत चाप विधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यानों में मैंने मांग की लोच मापने की विधियों के अंतर्गत प्रतिशत विधि और बिंदु विधि के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। चाप विधि को आरंभ करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मांग की लोच मापने की 4 विधियाँ हैं मुख्य। पहली विधि प्रतिशत विधि है, दूसरी विधि बिंदु विधि है, तीसरी विधि चाप विधि है और चौथी विधि कुल व्यय विधि है। मांग की लोच की अवधारणा और मांग की लोच मापने की विधियों का प्रतिपादन अल्फ्रेड मार्शल ने किया था और अल्फ्रेड मार्शल ने ही चाप विधि को इजाद किया था। ये विधि तब प्रतिपादित की गई थी जब प्रतिशत विधि में एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ जाने पर जो उत्तर आता है, यानी जो मांग की लोच का माप आता है, वही माप दूसरे बिंदु से पहले बिंदु की तरफ आने पर नहीं आता है। उसके बाद मार्शल ने इस एक नई विधि का प्रतिपादन किया, इजाद किया। इस विधि के अंतर्गत यदि हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में मांग की लोच ज्ञात करते हैं, तो चाहे प्रथम बिंदु से द्वितीय बिंदु की तरफ जाएं या द्वितीय बिंदु से प्रथम बिंदु की तरफ आएं, मांग की लोच का माप एक जैसा ही रहता है। फिर भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण विधि है, लेकिन फिर भी जब भी हम मांग की लोच मापने की बात करते हैं तो मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत विधि का ही उपयोग किया जाता है और प्रतिशत विधि सबसे महत्वपूर्ण विधि है, सबसे इम्पोर्टेंट विधि है, सबसे अधिक काम में ली जाने वाली विधि है। अब हम चलते हैं चाप विधि की तरफ। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यह चित्र मैंने और इसके अलावा भी जो स्लाइड्स में इमेजेस आपको दिखेगी, वो इमेजेस राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित सामान्य अर्थशास्त्र व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण की द्वारा की प्रकाशित पुस्तक में से लिया है। और ये जो चित्र दिख रहा है, ये चित्र 6.4 है इस पुस्तक के अंतर्गत, जिसका मैंने जिक्र किया अभी, यानी व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण सामान्य अर्थशास्त्र, जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित है। उसके यूनिट 6 के चित्र 6.4 पर अभी हम फोकस कर रहे हैं। और ये जो चित्र है वो एक डिमांड कर्व पर विभिन्न बिंदुओं को दर्शा रहा है। वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस होता है और हॉरिजॉन्टल यानी समानांतर जो नीचे है बेस, वो एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे वस्तु की मांग मात्रा ली गई है और वाई एक्सिस पे वस्तु की कीमत ली है हमने। और ये जो बिंदु है आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये हैं पी मतलब प्राइस है, P1 P2 यानी कीमत के दो स्तर हैं, Q1 Q2 मांग मात्रा के दो स्तर है, और P C और M ये जो बिंदु है वो P से M बिंदु है। P से प्राइस जो है, कीमत P1 से P2 जब हो जाती है, जिसके फलस्वरूप मांग मात्रा Q1 से Q2 हो जाती है, तो इसके फलस्वरूप P और M दो बिंदु हमें डिमांड कर्व जो कि DD के रूप में दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर दो बिंदु में प्राप्त होते हैं। और C बिंदु इन दोनों के बीच का बिंदु है। अब C बिंदु का जिक्र करें उससे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि यदि हम मांग की लोच ज्ञात करने की बात करते हैं और प्रतिशत विधि की क्या बात करते हैं, या मांग की लोच ज्ञात करने के बारे में जब भी हम सोचते हैं, तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि यदि इस चित्र में यदि कीमत P1 है, यानी OP1 की कीमत है, तो उस पर OQ1 मांग मात्रा है। लेकिन किसी कारणवश मांग मात्रा P2 हो जाती है, अर्थात OP2 हो जाती है, तो मांग मात्रा बढ़कर, जैसा कि मांग का नियम सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में बताता है कि कीमत के गिरने पर मांग मात्रा बढ़ती है, तो मांग मात्रा Q1 से बढ़कर Q2 हो जाती है, तो कुल मांग मात्रा जो है वो OQ2 हो गई है। तो ऐसी स्थिति में मांग P1 पर, यानी कीमत का जो पहला स्तर था P1 पर, जो मांगी जाने वाली मात्रा Q1 थी, वहाँ पर मांग मात्रा
मांग वक्र पर P बिंदु प्राप्त होता है, और दूसरा जो लेवल है P2 कीमत का, उस पर Q2 मांग मात्रा है, वहाँ पर हमें M बिंदु प्राप्त होता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच में हम मांग की लोच ज्ञात करते हैं। मैंने आपको जिक्र किया P1 से P2 की तरफ, अर्थात पहले कीमत P1 होती है, फिर कीमत P2 हो जाती है। तो इस पर मांग की लोच जब ज्ञात करेंगे तो P से M की तरफ हम जाएंगे, अर्थात प्रतिशत विधि के अंतर्गत जब हम ज्ञात करते हैं तो P से M की तरफ हम जाएंगे। और बिंदु विधि में भी हमने ऐसा ही देखा था, लेकिन उसमें हमने कुछ खामियां देखी थी। उस खामियों के चलते ही, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये प्रतिशत विधि का सूत्र रहता है। तो यहाँ पे पी से एम की तरफ जाते हुए हम करते थे, लेकिन ज्ञात करते हैं। लेकिन हम ये भी तो हो सकता है कि पहले कीमत P2 हो और बढ़कर P1 हो जाती है, जिसके फलस्वरूप पहले जो मांग मात्रा Q2 होती है वो गिरकर Q1 हो जाती है, अर्थात हम P से M की तरफ आए तो इससे उल्टा भी हो सकता है। यदि हम मांग की लोच ज्ञात करते हैं P से M की तरफ, जो आना चाहिए वही P M से P की तरफ जाने पर आना चाहिए, यानी इधर आएँ या उधर जाएं, हमारे पास में जो मांग की लोच प्राप्त होती है वो समान होनी चाहिए, ऐसा आलोचकों ने कहा। इसलिए प्रतिशत विधि के बाद में चाप विधि का इजाद मार्शल द्वारा किया गया। तो इस विधि के अंतर्गत न तो P से M की तरफ जाया जाता है और न ही M से P की तरफ जाया जाता है। इसमें एक बीच में, इन P और M के ठीक बीच में एक बिंदु बना दिया जाता है, जिसे इस चित्र में C के रूप में दिखाया गया है। इस C बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात की जाती है। तो चाहे P से M की तरफ जाएं, अर्थात P1 से P2 की तरफ जाएं, या P2 से P1 की तरफ जाएं, मांग की लोच समान ही रहती है। इसके लिए चित्र द्वारा तो हमने बताया कि P से M की तरफ जाएं या M से P की तरफ जाएं, मांग की लोच जब ज्ञात करते हैं तो P से M या M से P की तरफ नहीं जाएंगे, देखेंगे, हम देखेंगे C बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करना चित्र के अनुसार। और जब हम इसको गणितीय रूप में निकालना चाहें तो उसके लिए एक सूत्र मार्शल ने प्रतिपादित किया और उस सूत्र बनाया। उस सूत्र को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। चाप विधि का जो सूत्र है वो है प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2। यानी कि इसमें जो कीमतें हैं जिन बिंदुओं के बीच में जा रहे हैं, हम दोनों को ले लीजिए, और मात्राएं भी दोनों ही, पहले की और बाद की दोनों ही मात्राएं ले लीजिए। तो चाहे हम P से M की तरफ जाएं या M से P की तरफ जाएं, बीच का बिंदु हमें प्राप्त हो जाएगा। और उसी तरह से हम जो मांग की लोच ज्ञात करेंगे इस सूत्र द्वारा, तो दोनों तरफ जाने पर एक ही उत्तर आएगा। तो यदि हम बात करें कि प्रतिशत विधि में और इसमें अंतर क्या है, तो प्रतिशत विधि के अंतर्गत डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी था, आगे ये P1 प्लस P2 नहीं था, यहाँ पे क्या था, केवल P था, यानी आरंभिक कीमत यानी P1 ही थी, और नीचे Q1 प्लस Q2 की बजाय केवल Q1 ही था। इसको हम यूं बता सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ तक यदि हम इस यहाँ तक की बात करते हैं तो ये तो हो गया है प्रतिशत विधि, लेकिन जब हम पूरे को जोड़ते हैं तो ये चाप विधि हो गई। तो चाप विधि जो है वो एक बिंदु से दूसरे और दूसरे बिंदु से पहले बिंदु की तरफ आने पर अंतर को समाप्त कर देता है। ये मुख्य अंतर है चाप विधि और प्रतिशत विधि में। और अब हम एक उदाहरण लेंगे और उदाहरण के द्वारा हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या अंतर आ रहा है। तो उदाहरण जो मैंने प्रतिशत विधि के अंतर्गत बताया था वो उदाहरण है 6.1 सारणी जो पहले दिखाई थी उसी का। सोमवार से बुधवार की तरफ हम जा रहे हैं पहले, और इसमें पहले कीमत होती है 20 रुपये और फिर 15 रुपये हो जाती है, और मांग मात्रा पहले 5 किलोग्राम होती है फिर 8 किलोग्राम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिशत विधि के द्वारा हमने निकाला था डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू में, तो जो अंतर था वो था 5 और 8 के बीच में 3 का अंतर यहाँ लिखा था हमने, और कीमत पे जो परिवर्तन हुआ था वो 5 का हुआ था, यहाँ लिखा था हमने, और आरंभिक कीमत 20 थी तो यहाँ लिखी थी हमने, और
आरंभिक मांग मात्रा 5 थी तो हमने यहाँ पे लिखी थी। इस तरह से हमने इसको रख के सॉल्व किया था और सॉल्व करने पर जो उत्तर आया था वो आया था 2.4, ये आया था। लेकिन अब हम ये कहें कि ये हमने सोमवार से बुधवार की तरफ आए तब ऐसा हुआ। लेकिन हम यदि बुधवार से सोमवार की तरफ दिन तो कीमत और जो मांग मात्रा है वो तो वही है, 20 से 15 हुई है और 5 से 8 हुआ है। और यदि हम कहते हैं कि 15 से 20 हुई है बढ़कर, तो 8 से 5 हुई है, तो उत्तर क्या आना चाहिए उसके लिए हम देख सकते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, डेल्टा क्यू तो हमारा 3 ही रहेगा, डेल्टा पी हमारा 5 ही रहेगा, लेकिन जो आरंभिक है वो कीमत 20 की जगह 15 हो जाएगी और बटे आरंभिक मांग थी वो 8 हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में 5 का 3 हो गया और ये 3 तिया 9/8, 9/8 उत्तर होगा। इसका मतलब है 1 पॉइंट कुछ होगा। तो यहाँ पे उत्तर था 2.4, यहाँ पे आ रहा है 1 पॉइंट कुछ। तो ऐसा जो ये जो अंतर है, इस अंतर को मिटाने के लिए इस सूत्र द्वारा हम इसको ज्ञात करते हैं। तो आप देखिए ये अंतर मिट जाएगा और इस तरह से हम देख सकते हैं। पहला है जो इस सूत्र सारणी में कि मांग मात्रा पे अंतर, मांग मात्रा अंतर है 5 - 8, जो कि हमने लिखा है ये 5 - 8, और कीमत में अंतर है 20 - 15, यानी कि ये 20 - 15 यानी 5 आएगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 5 होगा। और फिर है P1 प्लस P2, तो 20 + 15, ये 20 + 15, और मात्राएं हैं 5 + 8, पहले 5 होती है फिर 8 होती है, तो 5 + 8 ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो हो गया 3, यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया 5, ये लिख दिया, 20 और 15 को जोड़ के 35 लिख दिया, 5 और 8 को जोड़ के 13 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 21/13 आते हैं, जिसको हम यदि सॉल्व करते हैं तो आता है 1.61। ये हमने सोमवार से मंगलवार बुधवार की तरफ जाने पर ये जो उत्तर आया है। अब हम कर रहे हैं बुधवार से सोमवार की तरफ जाने का दूसरा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि इधर से जा रहे हैं हम, यहाँ पे इसको मैं एक बार थोड़ा सा कम करता हूँ जिससे आपको दिखाई देने में इजी रहेगा। अब हम कर रहे हैं कि मांग मात्रा में कितना अंतर हुआ, डेल्टा क्यू जो है वो है 8 - 5, तो ये हो गया आपका 8 - 5 लिख दिया। और फिर है कीमत क्या है 15 - 20, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 15 - 20। फिर है मांग मात्रा, कीमत कितनी है 15, हम इधर चल रहे हैं अभी, तो 15 + 20, और यहाँ पे हम लिख देंगे 15 + 20, और अब हम लिखेंगे मांग मात्रा। मांग मात्रा कितनी है 8 + 5, यानी पहले 8 थी और अब 5 है, तो 8 + 5। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 8 में से 5 गए 3, 15 में से 20, यानी माइनस का ही होता है, क्योंकि माइनस का क्यों होता है, क्योंकि मांग का नियम ये कहता है कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है, यानी ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, यानी कि माइनस, इसलिए। और 15 + 20 35 हो गए और 8 + 5 13 हो गए। अब आपका जो इसको सॉल्व करेंगे तो 21/13 आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा था, यहाँ पे भी 21/13 आ रहा था। उत्तर कितना आएगा 1.61, और यहाँ कितना आ रहा था 1.61, यानी कि ये हम यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच में ज्ञात करना चाहते हैं मांग की लोच, तो यदि चाप विधि द्वारा ज्ञात करते हैं तो चाहे इधर सोमवार से बुधवार की तरफ आए या बुधवार से सोमवार की तरफ से आए, अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ जाएं या दूसरे बिंदु से पहले बिंदु की तरफ जाएं, चाप विधि द्वारा उत्तर समान रहता है। अर्थात चाप विधि द्वारा मांग की लोच जब ज्ञात की जाती है तो दो बिंदुओं के बीच में किसी भी दिशा में जाएं हम, मांग की लोच समान प्राप्त होती है। अगले ई व्याख्यान में हम कुल व्यय विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।